नमस्कार, जी के बौछा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए ईवीएस के टॉपिक लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं में से पेपरों में पूछे जा रहे हैं और यह वीडियो आने वाले पेपरों के लिए लाभदायक होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। तो ये पक्षियों की चोंच। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। नेक्स्ट, तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को तैरने में मदद करती है। नेक्स्ट, गौरैया। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को कुतरने में सक्षम होती है। नेक्स्ट, मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पादन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों के पंजे। पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। पानी में तैरने के लिए, टहनियों को पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए और जमीन पर चलने के लिए। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करती हैं, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। नेक्स्ट, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे हयूरोन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे केन, सारस, बगुला आदि। नेक्स्ट, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। नेक्स्ट, पत्थर तथा लकड़ी के बने घर। मनाली। यह मनाली में घर बने होते हैं पत्थर के। ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा तथा हिम वर्षा होती है, इन घरों की छतों को ढलवां बनाया जाता है। नेक्स्ट, पत्थरों से बने घर। पत्थरों के इस प्रकार घरे बने होते हैं। स्थान लेह शीतस्थल में पाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने को इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखते हैं और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। फल एवं सब्जियों को छत पर सुखाने के लिए डालते हैं। नेक्स्ट, बांस के बने घर। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में बांस के घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, घर जमीन से 10 से 12 फुट और 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खम्भों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलवां होती हैं। मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर। यह घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। घरों की दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लेपकर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि कीड़े न लगें। ईंट के बने घर, ऊंची इमारतें। स्थान समतल मैदानी क्षेत्र, शहरों, दिल्ली अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची इमारतें एवं बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं। हाउस बोट। स्थान डल झील, श्रीनगर। इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 8 से 9 मीटर होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद करते हैं। ये पर्यटकों के लिए होते हैं। डोंगा, झेलम नदी। ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। बर्फ का घर, इग्लू। इग्लू एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। स्थान ग्रीनलैंड, कनाडा। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। एक गुब्बद के आकार होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें।
टेंट। टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चंपंगा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती हैं, जिसे रेबो कहते हैं। श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ चाय और कड़वा पीते हैं। रेगिस्तानी ओक, ये ओक का पेड़ है। यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं। यह लगभग 10 से 15 मीटर तक लंबा होता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में गहराई तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। स्थानीय लोग तने में पतला पाइप डालकर इस पानी को पीते हैं। घटपर्णी पौधा, पीचर पौधा, यह मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है। यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेंढक और चूहों को फंसाता है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए यह अच्छी गंध पैदा करता है। आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाते हैं। खेजड़ी पेड़, यह खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बरगद का पेड़, यह बरगद का पेड़ है। यह पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। पुराने बरगद के पेड़ों की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें ही होती हैं। ये शाखाओं से नीचे बढ़ती हैं जब तक कि वे जमीन तक नहीं पहुंच जाती। ये जड़ें खंभे की तरह होती हैं जो पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें भी जमीन के नीचे होती हैं, जैसे दूसरे पेड़ों की होती हैं। इसकी पत्ती छाल बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए औषधि महत्व है। क्रोटन पौधे, ये क्रोटन का पौधा है। क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। सब्जियों के जन्म स्थान, दक्षिण अफ्रीका में मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली, और अफ्रीका में कॉफ़ी, भिंडी, और यूरोप में गोभी, मटर, और चीन में सोयाबीन के जन्म स्थान है। असम में चाय पैदा होती है। भारत में बैगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये भारत में पैदा होते हैं। पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। जड़ खाते हैं अपन मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंद। तना अपना आलू, प्याज, अदरक है। पत्ती धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। फूल सहजन, केला, कचनार। फली मटर। पादपों में पारिस्थितिकी अनुकलन, जलोद्भिद। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं, उदाहरण जैसे कमल। समुद्रविद, ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क और ना ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थानीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। मरुद्भिद, इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं, उदाहरण नागफनी। लवणोद्भिद, ये वृक्ष खारे पानी में उगता है, उदाहरण साल्ट मार्श घास, मैंग्रोवन।
स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो ये दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। सरीसृप इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर लेते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। परजीवता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरबेल, एंटमीबा आदि। एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो अब ऐसे संबंधों को परजीवी कहते हैं। सहजीवता जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहा जाता है। और पौधों का यह गुण सहजीवता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवता के उदाहरण हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। कुटुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुटुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। मलेरिया रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया था। 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक 14 से 18 डेसीलीटर और वयस्क महिला 18 वर्ष से अधिक 12 से 16 डेसीलीटर। आयरन के स्रोत आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक। टांका राजस्थान कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है। टांका बनाकर कुआं या बावड़ी, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होती है। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है। जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुँच पाता। घड़सीसर सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मृत सागर
इजराइल प्लस जॉर्डन। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। अल बिरूनी। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बिरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद है। दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में जमा कर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मेगस से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भीमा संघ। स्थापना कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा। उद्देश्य जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना। थ्रेसिंग या गहाई करना। थ्रेसिंग या गहाई करना। थ्रेसिंग या गहाई करना काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। निष्पादन विधि। इस विधि के उपयोग से हल्के भूसे के कणों को अनाज के बीजों जैसे गेहूं, दाल आदि से अलग किया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर दूर कर दिए जाते हैं। पकाने के तरीके। भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर। यूपी। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। असम। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। बिहू त्यौहार है असम का। गोवा तथा कश्मीर में गोवा में मछली और नारियल के तेल में तथा जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। गुजरात। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला चटनी वाले चावल मिठाई है। वलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बटाटा बड़ा पूरी साग मशहूर है। हांगकांग। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहू फैन कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके और इसका भाग हम अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।